बड़ी मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम महाकवि कालिदास के विषय में है वो चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य के अद्वितीय कवि और नाटककार थे और विश्व के प्रसिद्ध साहित्यकारों में है वो उनकी गणना है वो की जाती है। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि उनके प्रारंभिक जीवन के विषय में हमें कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं मिलती है। इसलिए विद्वानों के अंदर उनके जन्म स्थान और उनके समय के विषय में है वो मतांतर है। विद्वानों का एक समूह ये मानता है कि कालिदास का समय है वो फर्स्ट सेंचुरी बीसी था और उस समय उज्जैन के जो शासक विक्रमादित्य है उसके समकालीन थे और उनके नवरत्नों में से एक थे। जबकि विद्वानों का एक ग्रुप है, एक समूह ये मानता है कि 4th सेंचुरी एडी के अंदर है, जो गुप्त काल का जो के प्रमुख शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है उनके दरबार में थे और उनके पुत्र कुमारगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन है वो चंद्रगुप्त जो कालिदास को वो माना जाता है। और ज़्यादातर इतिहासकार है वो इस कथन को ही ज़्यादा महत्व देते हैं कि कालिदास है वो गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है उसके समकालीन थे। कालिदास के विषय में ये कहा जाता है कि कालिदास ने अनेक रचनाएं हैं उनकी रचनाएं की जिसमें 40 रचनाएं हैं वो मानी जाती है। लेकिन 7 जिनके विषय में भी मतांतर हैं, लेकिन उनकी 7 ऐसी रचनाएं हैं जिनके विषय में कहा जाता है कि वे कालिदास की, जिनको निर्वाध रूप से वो कालिदास की रचना है वो कहा जा सकता है। जिसमें उस कालिदास के द्वारा रचित जो 3 नाटक हैं जिसमें अभिज्ञान शाकुंतलम है, विक्रमोर्वशी है, मालविकाग्निमित्र है, ये 3 नाटक हैं जो कालिदास के कहे जाते हैं। और मेघदूत और ऋतु संहार है ये खंड काव्य हैं और 2 है वो महाकाव्य हैं, रघुवंश और कुमार संभव है, ये खंड काव्य हैं जो कालिदास की रचना मानी जाती है। कालिदास के जो प्रारंभिक जीवन के विषय में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कालिदास के प्रारंभिक विषय के विषय में हमें प्रमाणिक जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन ऐसी किंवदंतियाँ हैं कि जो कालिदास है वो प्रारंभ के अंदर है वो मूर्ख थे और ऐसी स्थिति के अंदर उस समय एक तरह से, लेकिन उन्होंने काफ़ी तपस्या की और उस तपस्या के द्वारा है वो एक तरह से है वो दीर्घकालीन तपस्या के पश्चात है जो साधना के द्वारा है वो एक विद्वान है व्यक्ति है वो बन जाते हैं। तो उनके विद्वान बनने की जो कहानी है वो भी हमें काफ़ी रोमांचित करने वाली है और प्रेरणा देने वाली है कि यदि कोई भी व्यक्ति यदि संकल्प करे और यदि अपने आप पे विश्वास रखे और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट रखे तो ऐसी स्थिति के अंदर है वो कुछ भी हासिल कर सकता है। तो कालिदास के विषय में जैसा कि आप जानते हैं कि एक प्रारंभ के अंदर वो एक महामूर्ख थे और उन महामूर्ख की तुलना है वो महामूर्ख का अंदाज़ा है वो इसी बात से लगा सकते हैं कि ऐसा किंवदंतियाँ मिलती हैं कि जो कालिदास के समय में जो एक विद्वत्मा थी, एक राजकुमारी थी जिसने बहुत अच्छा ज्ञान है वो अर्जित कर लिया था। तो ऐसी स्थिति के अंदर लेकिन वो काफ़ी घमंडी थी और वो ऐसे व्यक्ति से है वो विवाह करना चाहती थी जो शास्त्रार्थ में उसे पराजित करे। और उस समय जो विद्वत्मा का जो प्रधानमंत्री है उसका भी है विद्वत्मा ने काफ़ी अपमान किया था। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि जो कालिदास है जो विभिन्न जो उनके विभिन्न जो उस क्षेत्र के जो राजकुमार थे वो उनके जो शास्त्रार्थ के अंदर पराजित होकर के है अपने आप को अपमानित महसूस करते हुए वो जब जा रहे थे तो ऐसी स्थिति में उन्होंने एक सुंदर युवा महामूर्ख जो व्यक्ति है उसको देखा जो कि जिस पेड़ पर बैठा था उसी को वो काट रहा था। तो ऐसी स्थिति में विष्णु शर्मा और अन्य जो व्यक्ति थे जो कि उनसे पराजित होकर के अपमानित होकर विद्वत्मा से अपमानित होकर के जा रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि इस व्यक्ति से ज़्यादा महामूर्ख है वो कोई नहीं हो सकता और इसका विवाह यदि विद्वत्मा से करा दिया जाए तो ऐसी स्थिति के अंदर है वो विद्वत्मा का अहंकार है वो ख़त्म हो जाएगा।
तो उन्होंने उन्होंने उस व्यक्ति को, कालिदास को बुलाया और उन्होंने विद्योत्मा से विवाह करने के लिए राजी किया और कहा कि आप मौन रहना, क्योंकि और संकेतों के अंदर वो आपको जवाब देना है। तो जब विद्योत्मा और जो एक प्रकार से जो 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 कालिदास है उसके मध्य शास्त्रार्थ होता है, और विद्योत्मा को ये कह दिया जाता है कि शास्त्रार्थ के दौरान है वो कालिदास है वो मौन व्रत धारण किए हुए, इसलिए संकेतों में आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। तो जब शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ तो ऐसी स्थिति में विद्योत्मा ने है वो एक उंगली उठाई, तो जो कालिदास है उसने सोचा कि ये मेरी एक आंख फोड़ने के लिए कर रही है। तो ऐसी स्थिति में उसने कालिदास ने 2 उंगलियां वो दिखाई कि आप मेरी एक आंख फोड़ेंगे तो मैं आपकी 2 आंखें वो फोड़ दूंगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर है जो जो निर्णायक था, उन्होंने जो विद्वान था, जो उसके संकेतों को समझ करके है वो विद्योत्मा को बता रहा था, तो उन्होंने विद्योत्मा को बताया कि आपने एक उंगली बताई है कि आपने कहा है कि ब्रह्म एक है, जबकि जो कालिदास है वो ये कह रहे हैं कि ब्रह्म एक नहीं है, ब्रह्म की 2 सत्ता है। एक ब्रह्म है, इस सृष्टि का सार तत्व ब्रह्म है, और इस प्राणी का सार तत्व है वो आत्मा है। ब्रह्म और आत्मा 2 सत्ता हैं। तो ये 2 सत्ता कह रहा है, तो एक विद्योत्मा बड़ी प्रभावित होती है। फिर दूसरा प्रश्न करती है कि वो 5 उंगलियां हैं, वो अपना हाथ दिखाती है, तो कालिदास समझते हैं कि वो थप्पड़ मारने के लिए कहती है। तो प्रत्युत्तर के अंदर है वो अपना जो मुट्ठी है वो दिखाता है, मुक्का दिखाता है कि आप मुझे थप्पड़ मारेंगे तो आप मुझे तमाचा मारेंगे तो मैं आपको मुक्का मारूंगा। तो लेकिन विद्वान है वो उसका जो विश्लेषण ये करते हैं कि कालिदास कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि इस जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है, शरीर के अंदर 5 तत्व हैं, जबकि है वो कालिदास कह रहे हैं कि नहीं, 5 तत्वों की तब तक सत्ता नहीं है जब तक कि वो एक नहीं हो जाते हैं, और इन 5 तत्वों को वो मन है वो संचालित करता है। तो इस प्रकार जो संकेतों के माध्यम से उन्होंने जो उत्तर दिए और विद्वानों ने उनका जो कालिदास को उनके उत्तर बताए, तो जो विद्योत्मा है वो काफ़ी प्रभावित होती है और उससे कालिदास से हैं वो एक प्रकार से हैं वो विद्योत्मा का विवाह हो जाता है। लेकिन कुछ समय पश्चात जब कालिदास है जब बाहर एक ऊँट का विचरण करते हुए देखता है, तो ऊँट का उच्चारण है वो उट्टर करता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो ऊष्ट का उच्चारण उट्टर करता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो कालिदास है, विद्योत्मा को लगता है कि कालिदास बड़ा महामूर्ख है और उसके साथ धोखा हुआ है। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि वो कालिदास को है वो घर से निष्कासित कर देती है, और ये कहती है कि जब तक कि आप समझदार नहीं बन जाते तब तक आप नहीं आएंगे। कालिदास है वो उसको एक संकल्प के रूप में लेता है, और काफ़ी साधना के पश्चात है वो कालिदास है वो विश्व का एक प्रसिद्ध विद्वान है वो बन जाता है, मूर्ख से वो विद्वान है वो बन जाता है। तो कालिदास की जो रचनाएं उन्होंने उनकी अनेक 40 रचनाएं हैं, उसके विषय में हमें जानकारी मिलती है कि कालिदास ने 40 रचनाएं की, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसमें से जो उनकी जो 7 रचनाएं हैं वो प्रमुख है वो मानी जाती है, जिसके विषय में हम संक्षेप में है वो इसके बारे में हम देखेंगे। तो कालिदास की जो प्रथम जो रचना है जो प्रथम रचना है जिसको हम एक तरह से खंड काव्य कहते हैं, जिसको ऋतुसंहार। तो ऋतुसंहार में क्या है कि ऋतुओं का चक्र है उसका वर्णन किया गया है। ये गीति काव्य है और एक तरह से ये अत्यंत छोटा है और एक सरल काव्य है, और इसमें 153 पद्य हैं और 6 हैं इसमें सर्ग हैं। और इस जो ऋतुसंहार है उसके जो प्रत्येक सर्ग है उसमें भारत की जो 6 ऋतुएँ हैं, जिसमें आपका ग्रीष्म है, जो पावस है जिसको वर्षा कहा जाता है, और जो शरद है, हेमंत है, शिशिर है, बसंत है, इन 6 ऋतुओं का एक अत्यंत सरल ढंग से है, रोचक ढंग से है, और इसकी स्वाभाविक और प्रभावशाली ढंग से इसका वर्णन किया गया है इसमें। और कालिदास का जो इस रचना से ये पता चलता है कि कालिदास प्रकृति का कितना सूक्ष्म निरीक्षण करते थे, और प्रकृति के प्रति उनका जो प्रेम है वो इस रचना से है, ऋतुसार से परिलक्षित होता है। तो इसमें कालिदास ने न केवल प्रकृति के जो आपके जो भारत की जो विभिन्न ऋतु हैं उनका प्राकृतिक रूप से वर्णन किया है, अपितु प्रकृति के साथ मानव का जो भावनात्मक संबंध है उसको भी उन्होंने है उनका एक अच्छा वर्णन किया है। और वो
अपनी जो प्रेयसी है उसको संबोधित करते हुए कहते हैं, अब संबोधित करते हुए वो एक तरह से जो प्रकृति का मानव पर पड़ने वाला जो प्रभाव है उसका बड़ा अच्छे ढंग से है, उसका वो वर्णन है वो करते हैं कि किस प्रकार जो जो ऋतुओं का प्रभाव है वो मनुष्य पर वो किस प्रकार से पड़ता है। तो प्रकृति का जो मानवीकरण है वो कालिदास ने किस प्रकार किया, इसकी सुंदर अभिव्यक्ति है वो हमें ऋतुस्वार में देखने को मिलती है। तो प्रकृति का जब निसर्ग बदलता है तो किस प्रकार मानव है के शरीर पर है, उसके मन पर है, वो किस प्रकार है वो प्रभाव पड़ता है, इसका सुंदर वर्णन है वो कालिदास है अपनी प्रसिद्ध रचना है वो ऋतुसार के अंदर है वो करता है। इनकी जो दूसरी रचना है वो मेघदूत है, और मेघदूत है वो एक खंड काव्य है, और ये भी गीति का काव्य शैली के अंदर लिखा गया है। और इसमें सो है वो जो पद है, और इसके अंदर क्या है कि जो कालिदास है वो इसके अंदर जो इसको दो भागों के अंदर है वो विभाजित करता है, एक तो पूर्व मेघ और एक उत्तर मेघ है। तो इस काव्य की जो कथा वस्तु है वो तो ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसका जो विषय है उसको बड़े रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। और इसके अंदर क्या है कि मेघदूत के अंदर क्या है कि इस काव्य के अंदर एक जो यक्ष है उसकी विरह गाथा है, उसका वर्णन किया गया है कि किस प्रकार कर्तव्य प्रमाद के फलस्वरूप है अपने जो स्वामी कुबेर के श्राप के कारण से है वो अपनी पत्नी को अलकापुरी में छोड़ करके 1 वर्ष के लिए रामगिरी पर्वत पर वो निर्वासित रूप से वो एक तरह से व्यतीत करता है यक्ष। और यक्ष जो 8 महीने तो व्यतीत कर देता है, किंतु जब वर्षा ऋतु आती है तो उसके प्रिय का जो वियोग है वो उसको सताता है। तो ऐसी स्थिति में वो अपनी प्रेमिका है उसको जो उत्तर दिशा में जा रहे जो बादल हैं उसके माध्यम से है वो अपनी प्रेम और जो विरह का संदेश है वो पहुंचाता है। तो इस प्रकार उसके जो पूर्व मेघ के अंदर वो प्रकृति की जो एक जो प्राकृतिक जो मनोहारी दृश्य है और वर्षा के कारण से जो व्यक्ति के जो शारीरिक और मानसिक में जो परिवर्तन आता है, कामोत्पादकता उत्पन्न होती है, उसका जो सुंदर वर्णन है वो कालिदास करता है। और इसके अंदर कालिदास है वो रामगिरी पर्वत से लेकर के अलकापुरी तक जो बादल जाते हैं तो उसमें उनके बीच में आने वाले नदी है, पर्वत है, जो गांव है, नगर है और वहाँ के लोग हैं और जो प्राकृतिक दृश्य है उनका बड़ा जो सरस और हृदयग्राही वर्णन है वो करता है। और उत्तर मेघ के अंदर जो ये पूर्व मेघ के अंदर उत्तर मेघ के अंदर जो अलकापुरी के सौंदर्य और वहाँ के जो वासियों का किस प्रकार वो ऐश्वर्यपूर्ण जीवन और विलासपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे, और यक्ष की पत्नी और यक्ष के संदेश का जो लेख है वो इसमें करता है। और इसमें जो वियोग और श्रृंगार है उसका बड़ा सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है। और इसकी जो भाव व्यंजना है उसकी जो बड़े सुंदर ढंग से है वो भाव व्यंजना को प्रदर्शित किया गया है। तो उसमें जैसे ये कालिदास इसमें कहता है यक्ष को आधार मान करके यक्ष की व्याकुलता को वर्णन करते हुए इसमें कहता है, यक्ष व्याकुल होकर के कहता है कि हे प्रिय, पत्थर के टुकड़े और भिन्न भिन्न रंगों वाली धातु की खड़िया से जब मैं तुम्हारा चित्र खींचना चाहता हूँ तो उस समय आंसू से मेरी जो आँखें हैं वो भर जाती हैं, इसलिए मैं चित्र में भी तुम्हारे दर्शन से है वो दर्शन नहीं कर पाता। तो इस प्रकार एक प्रकार से कालिदास है अपने प्रेमिका के वियोग के कारण से उसकी किस तरह से स्थिति होती है, तो इस भाव व्यंजना को बड़े सुंदर ढंग से है वो कालिदास ने मेघदूत के माध्यम से है वो वर्णन किया है। तो न केवल प्राकृतिक दृश्यों का, भौगोलिक दृश्यों का वर्णन किया गया है, अपितु इसमें भाव व्यंजना है उसको भी सुंदर ढंग से वो प्रदर्शित किया गया है। इसके अलावा कालिदास की जो तीसरी जो प्रमुख रचना है वो हम कुमार संभव को लेते हैं। तो कुमार संभव है वो एक तरह से सांस्कृतिक चेतना जगाने वाला है, वो महाकाव्य कहा जा सकता है, क्योंकि जो इसके अंदर क्या है कि जो कालिदास है वो एक प्रकार से इसमें इसका जो आधार है वो शिव पुराण और विष्णु पुराण को की जो कथाएं उसको लेता है। और इसके अंदर की जो कालिदास है वो इसमें 17 सर्गों के अंदर जो शिव पार्वती का जो विवाह है और उसके बाद उसके कार्तिक का जन्म है और तारकासुर के जो वध का जो वर्णन है वो 17 सर्गों के अंदर है वो कालिदास कुमार संभव में करता है। तो कुमार संभव के अंदर क्या है कि इसमें एक प्रकार से जो हमें कहना चाहिए जो कुमार संभव इसमें जो शिव और पार्वती का जो प्रेम है
विवाह और कार्तिकेय का जन्म है, उसका एक सुंदर विवेचन है, वो हमें इस 17 सर्गों में मिलता है। तो कुमार संभव के जो प्रथम सर्ग है उसमें हिमालय के सौंदर्य का जो वर्णन हमें मिलता है, और दूसरे सर्ग के अंदर बसंत के जो आगमन है उसके विषय में, तीसरे सर्ग में शिव की जो तपस्या है और कामदेव का दहन है, और चौथे सर्ग में रति विलाप है, और पांचवें के अंदर पार्वती की तपस्या और बटुक वेशधारी जो शिव पार्वती का जो संवाद है उसका वर्णन मिलता है। और आगे के सर्गों में शिव पार्वती की विवाह, कार्तिकेय का जन्म, उसकी जो बाल क्रीड़ाएँ और जो एक तरह से तारकासुर का जो वध है उसका वर्णन हमें मिलता है। तो एक तरह से जो कुमार संभव है वो उसके अंदर जो कालिदास ने को जो वर्णन करने के एक मनोहरी जो रूप है वो प्रदर्शित किया गया है। हिमालय का जो एक प्रकार से हृदयग्राही प्राकृतिक सौंदर्य है, और रति विलाप में प्रियतम की जो वियोगजन्य ज्वाला है, पार्वती के यौवन का सुंदर वर्णन है वो इसमें किया गया है। तो इस तरह से क्या है कि एक मार्मिक भाव को स्पष्ट शब्दों के अंदर है वो कालिदास है वो इसके अंदर वो करता है। तो इस प्रकार कालिदास की ये जो कुमार संभव नामक जो काव्य है उसमें कालिदास की जो विद्वता है, उसकी जो मेजोरिटी है वो इसमें हमें दिखाई देती है। तो इसी प्रकार से जो रघुवंश है वो कालिदास की एक दूसरा जो महत्वपूर्ण महाकाव्य है। तो इसमें जो ये एक तरह से संस्कृत साहित्य में इसका उत्कृष्ट स्थान माना जाता है, और इसके अंदर इसका जो आधार है जो रघुवंश का वो वाल्मीकि रामायण को माना जाता है। और इसके अंदर जो 19 सर्ग हैं, 19 सर्गों के अंदर जो सूर्यवंशी राजा दिलीप से लेकर के राम के राम और राम के जो वंशज हैं उनके चरित्र का चित्रण है वो किया गया है। कालिदास ने रघुवंश जो महाकाव्य है उसमें दिलीप है, जो रघु है, अज है, दशरथ है, राम है, कुश आदि जो 19 सूर्यवंशी जो शासक हैं उनके जीवन चरित्र है, उनकी घटनाओं का जो वर्षों का जो इतिहास है उसको एक सूत्र में पिरोने का जो प्रयास किया गया है। तो यद्यपि घटनाओं में बिखराव है लेकिन उसके बावजूद भी उसमें कंटिन्यूटी है, वो कहीं कहीं हमें शिथिलता वो दिखाई देती है। लेकिन इस महाकाव्य के जो प्रथम 9 सर्ग है उसमें राम के जो पूर्वज हैं, जो 4 पूर्वज हैं, जैसे दिलीप है, रघु है, अज है, दशरथ है, उसका वर्णन मिलता है। और 10वें से 15वें सर्ग के अंदर है कि जो 6 सर्ग है उसमें राम के जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है उसके जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। और 16वें सर्ग से 19वें सर्ग है उसमें उसके तक के जो 4 सर्ग हैं उसमें राम के वंशजों का वर्णन है वो हमें मिलता है। तो इस प्रकार जो रघुवंश है एक रुचिकर काव्य है वो है, और इसके अंदर हमें एक उचित शैली है उसका वो उचित शैली हमें दिखाई देती है। तो इसके अलावा कालिदास ने क्या है कि ये जो मेघदूत ऋतुसार जो खंड काव्य है और रघुवंश और कुमार संभव वो महाकाव्य की रचना की। इसके अलावा कालिदास है एक नाटककार के रूप के अंदर ही भी है वो प्रसिद्ध माने जाते हैं। तो कालिदास के जो नाटक की जहाँ तक हम बात करते हैं कि इनके द्वारा लिखित के जो 3 नाटक हैं वो प्रमुख हैं। तो 3 नाटक के अंदर जो पहला नाटक है मालविकाग्निमित्र की हम बात करते हैं तो एक ऐतिहासिक नाटक है, इसके अंदर 5 अंक हैं। और इसमें जो इस 5 अंकों में जो शुंग वंश के शासक जो अग्निमित्र है और उसकी जो रानी इरावती है उसकी जो परिचारिका थी मालविका, उसके प्रेम का जो वर्णन इसमें किया गया है। और इसमें जो इरावती है वो अपनी परिचारिका जो मालविका है उसके अनुपम सौंदर्य से है वो राजा अग्निमित्र वो को आकर्षित कर लेती है एक तरह से मालविका। और मालविका जब आकर्षित कर लेती है तो ऐसी स्थिति में जब इरावती को इसका पता चलता है तो वह ईर्ष्यावश है वो मालविका को है वो कारागार में डाल देती है। और जो अंत के अंदर मालविका का ये संवाद कि वो जन्म से ही है उसको जब पता चलता है कि मालविका वो विदर्भ की राजकुमारी है, तो ऐसी स्थिति में मालविका और अग्निमित्र का विवाह हो जाता है। तो इस प्रकार इसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कथा का वर्णन किया गया मालविका अग्निमित्र के अंदर है। तो इसके अंदर क्या है कि एक तरह से मनोहर भाषा और चटकीले और रस का वर्णन है वो उसके अंदर मिलता है। जबकि जो विक्रमोर्वंशी इनका दूसरा नाटक है और इसमें भी 5 अंक है। इस नाटक के अंदर क्या है कि एक प्रकार से इसका जो आधार है वो ऋग्वेद का शतपथ ब्राह्मण और वायु पुराण है को माना जाता है। इसमें जो एल राजा पुरुवा और जो उर्वशी है
उसकी जो जो अब जो उर्वरा जो अप्सरा थी उसकी प्रेम कथा का वर्णन इसमें मिलता है। और इसमें जो पुरवरा और उर्वशी जो विक्रम ऋषि नाटक की एक तो हीरो हीरोइन है वो मानी जाती हैं। और इसमें क्या है कि जब इसमें उल्लेख मिलता है कि जब दानव केसी स्वर्ग जाती हुई अप्सरा उर्वशी का जो अपहरण कर लेता है, तब एल राजा पुरु है पुरुरवा है वो उर्वशी की रक्षा करते हैं। और फलस्वरूप उर्वशी और पुरुरवा में आपस में जो प्रेमबद्ध हो जाते हैं। और उर्वशी को जो भरत मुनि के श्राप के कारण से पृथ्वी पर आना पड़ता है और दोनों प्रेमपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। और एक बार उर्वशी जो एक प्रकार से जो रेस्ट्रिक्टेड जो कुमार वन था उसमें प्रवेश कर जाती है। और ऐसी स्थिति के अंदर जब प्रवेश कर जाती है तो उर्वशी वो लता में परिवर्तित हो जाती है। तो इस पर राजा पुरुरवा द्वारा जो उसका जो विरोह है, जो विरह जो विलाप है, उसको कालिदास ने है वो बड़े ही अच्छे ढंग से वो प्रस्तुत किया है। तो बाद में क्या है कि संगम ये जो मणि थी उसके प्रभाव में उर्वशी अपना जो वास्तविक स्वरूप है वो पुनः प्राप्त कर लेती है और राजा पुरुरवा के पुत्र से साक्षात्कार से उर्वशी श्राप से मुक्त हो जाती है और वो स्वर्ग लौटना चाहती है। परंतु इंद्र के आज्ञा अनुसार उर्वशी और पुरुरवा आदर्श दंपति की भांति जीवन यापन करते हैं। तो इस प्रकार जो एक अभिज्ञान शाकुंतलम है वो एक सबसे विश्व में सबसे प्रसिद्ध रचना है, वो कालिदास की मानी जाती है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो विषय वस्तु है वो महाभारत के जो आदि पर्व है उसमें वर्णित जो शकुंतलोपाख्यान है वो उसका जो आधार है। और इसमें एक प्रकार से क्या है कि इसके अंदर 7 अंक हैं और इसमें हस्तिनापुर के शासक दुष्यंत और जो ऋषि विश्वामित्र है की कन्या शकुंतला है उसके प्रेम है, वियोग है और उसका पुनर्मिलन की जो कथा है उसका वर्णन इसमें कालिदास ने किया। तो इसके जो प्रथम अंक है, जो 7 अंक उसमें जो प्रथम अंक है इसमें कण्व ऋषि के आश्रम के जो प्राकृतिक वातावरण का जो विवेचन किया गया है और जो शकुंतला और उसकी जो सखियों के साथ जो आमोद प्रमोद है उसका सुंदर वर्णन किया गया है। दूसरे अंक के अंदर दुष्यंत और शकुंतला के मध्य जो अनुराग पैदा होता है और तीसरे अंक के अंदर दुष्यंत और शकुंतला के मध्य जो गांधर्व विवाह है और चौथे अंक के अंदर शकुंतला और कर्ण के आश्रम की जो विदाई है और 5वें अंक में शकुंतला और के हस्तिनापुर पहुँचने और ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण से दुष्यंत द्वारा शकुंतला को नहीं पहचानने और दिव्य ज्योति के द्वारा शकुंतला को उसकी माता मेनका के पास मारिच ऋषि के आश्रम पहुंचाने और 6ठे अंक में अंगूठी मिलने पर दुष्यंत को शकुंतला की याद आने और दुखी होने और 7वें अंक में स्वर्ग से लौटते हुए दुष्यंत का जो मारिच ऋषि है के आश्रम में अपने पुत्र और शकुंतला के मिलन होने आदि प्रसंगों का जो बड़ा सुंदर ढंग से है वो वर्णन है अभिज्ञान शाकुंतलम में मिलता है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम है वो इस के द्वारा हमें कालिदास के जो नाट्य कौशल है के विषय में जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो कालिदास का जो अभिज्ञान शाकुंतलम है उनकी विश्व के अनेक भाषाओं के अंदर है उसका अनुवाद हो चुका है। और जो जर्मन विद्वान जो गोरे है का तो यहाँ तक कहना है कि शकुंतला विश्व की श्रेष्ठ कल्पना कृतियों में से एक है और जिसके यौवन का फूल और प्रौढ़ावस्था का जो फल एक साथ मिल सके। तो इस प्रकार उसने उनका इसकी सराहना की है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कालिदास संस्कृत साहित्य के कवि और नाटककार, विश्व के प्रसिद्ध महान नाटककार है वो थे। और इनकी विश्व साहित्य की जो इनकी रचनाएं वो विश्व साहित्य की अमूल्य विरासत मानी जाती हैं। इनके की रचनाओं के अंदर है जो उनकी अलंकार योजना है, बाहों की जो अभिव्यक्ति है, भाषा की प्राजंतता है और शैली की सरसता और सब चयन की जो माधुर्य है वो इनकी रचनाओं में हमें स्पष्ट दिखाई देता है। तो इस प्रकार कालिदास के विषय में हमने देखा। अब कालिदास के विभिन्न पक्षों के बारे के अंदर इसकी साहित्य की क्या विशेषता है इसका विस्तार से वर्णन हम अगले व्याख्यान में करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।